Hello students, welcome back to Prepon. Your UPSC prelims is near and we have seen in Indian polity section various questions are asked which are based on certain key phrases and terms. कई बार तो ऑप्शंस ऐसे दे दिए जाते हैं, इतने क्लोज होते हैं कि हमको सही आंसर निकालना मुश्किल हो जाता है। तो मैं कुछ छोटे छोटे सेशंस लूँगा जिसमें आपको मैं की फ्रेजेस और टर्म्स की बेसिक इम्प्लीकेशन बताऊँगा, शॉर्ट में बताऊँगा, ब्रीफ में बताऊँगा, लेकिन राइटली बताऊंगा ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। तो कुछ फ्रेजेस और टर्म्स हम डिस्कस करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। फर्स्ट फ्रेज इज सेपरेशन ऑफ पावर। एक फ्रेंच पॉलिटिकल साइंटिस्ट मॉन्टेस्क्यू ने 18th सेंचुरी में ये फ्रेज दिया, थ्योरी दी इन हिज बुक स्पिरिट ऑफ लॉज। एक किताब लिखी है स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉज में ये थ्योरी दी गई है, Theory of Separation of Powers, the book written by Montesquieu. He says, as per Montesquieu, in any governing system there are तीन ऑर्गन होते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव दैट ऑर्गन वो ऑर्गन होता है विच अप्लाइज लॉज, एग्जीक्यूट्स लॉज। ये कानून की मदद से व्यवस्था बनाने की कोशिश करता है। ओबियसली अल्टीमेट एम ऑफ एनी सिस्टम इज़ टू हैव एन ऑर्डर्ड सोसाइटी, ऑर्डर्ड सिस्टम, है ना, सब कुछ तरीके से चले। तो एग्जीक्यूटिव वो ऑर्गन होता है जो कानून को अप्लाई करता है, एडमिनिस्टर कंट्री को गवर्न करने के लिए कानून अप्लाई करता है। तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट एग्जीक्यूटिव इज स्टेट गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर, अब ये कानून जिनकी मदद से एग्जीक्यूटिव लॉ अप्लाई करता है, ये बनाता कौन है? दीज आर फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट। The body which frames laws is called legislature. Legislate मतलब होता है to make the laws. Parliament makes the laws for the whole country and the state legislature makes the laws for the state. This way, the organ which formulates the law, which frames the law is called legislature. But third organ is judiciary. एक तीसरा organ होता है judiciary. Judiciary का मतलब होता है it may be possible that there may arise some dispute between individuals, और ये भी हो सकता है डिस्प्यूट सरकार और व्यक्ति के बीच में हो जाए या दो सरकारों के बीच में हो जाए। यदि ऐसा होगा तो एक मैकेनिज्म तो हो, एक ऑर्गन तो हो जो डिस्प्यूट सेटल करे। वो डिस्प्यूट कहलाती है न्यायपालिका, दैट इज जुडिशरी। इट ऑल्सो सेटल्स डिस्प्यूट्स विद द एप्लीकेशन ऑफ लॉज। ऑल द थ्री आर कॉल्ड थ्री पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। हेंस एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, दे ऑल वर्क अंडर द लॉज। वन अप्लाइज लॉज, वन फ्रेम्स लॉज एंड वन डज एडजुडिकेशन, बीच बचाव करना विद द हेल्प ऑफ लॉ। सबको कानून के तहत काम करना है। इन तीनों को कहते हैं थ्री पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो जब हम सेपरेशन ऑफ थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं तो बेसिकली हम समझते हैं, हम बात कर रहे हैं फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। बेसिकली इसका नाम सेपरेशन ऑफ फंक्शंस होना चाहिए। फंक्शंस अलग अलग कर रहे हैं, आप अपने डोमेन में काम करिए, आप अपने डोमेन में काम करिए, आप अपने डोमेन में काम करिए। ये तो इसका सीधा साधा मीनिंग हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसकी और गहराई समझते हैं। इसके दो और इम्पॉर्टेंट मीनिंग है। एक मीनिंग तो ये हो गया, जब हम कहते हैं कि हमने आपके फंक्शंस अलग अलग कर दिए तो हम ये भी मानते हैं कि आप अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे और आपके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। आपको फंक्शनल ऑटोनॉमी दी जाती है। सेपरेशन ऑफ पावर का एक मतलब ये भी होता है कि ये नहीं है कि आपको अलग कर दिया गया तो आपके तो ये सोचते हुए अलग किया जाता है आपका फंक्शन कि आप अपने काम में बहुत दक्ष होंगे, बहुत बेहतरी से काम करेंगे। एक मीनिंग तो इसका ये भी हो जाता है। दूसरा ये है कि अगर बिल्कुल ही अलग कर देंगे, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेजिस्लेचर शैल मेक द लॉ, जुडिशरी शैल एडजुडिकेट एंड द एग्जीक्यूटिव शैल अप्लाई द लॉ। लेकिन कुछ ऐसा प्रोविजंस बनाने चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर्स में कुछ ऐसे प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट करने चाहिए ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस भी होते रहें। ऐसा ना हो कि अपने पावर्स का इस्तेमाल करके कोई ऑर्गन सुप्रीम बन जाए, एब्सोल्यूट पावर लेने लगे। और अगर एब्सोल्यूट पावर लेने लगेगा, मान लीजिए किसी ऑर्गन ने ऐसे, पार्लियामेंट ने ऐसे कानून बना लिए कि पार्लियामेंट सारी पावर्स अपने हाथ में लेने लगे। यदि ऐसा हो जाएगा सो देयर शैल बी कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स। और जब कंसंट्रेशन ऑफ पावर एक ऑर्गन में हो जाएगी, obviously there will be lot of discretion, means वो जो ऑर्गन है, पार्लियामेंट है फॉर एग्जांपल, तो वो अपनी मन मर्जी से काम करेगी, अपने पॉलिटिकल फ़ायदे से काम करेगी, अपने हिसाब से कानून बनाएगी, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से काम करेगी। और ऐसा होगा जब बहुत डिस्क्रिशन का मतलब होता है कि यू आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीबडी, यू कैन डू ऑन योर ओन विम्स एंड
फैंसी इज नॉट गेटिंग अकाउंटेबल टू एनीबडी। ऐसी धारणा यदि किसी ऑर्गन में आ जाएगी, इसका मतलब आर्बिट्रेरीनेस होने लगेगी आपके एक्शंस में। आपको कोई भी एक्शन लेने में कोई किसी का जवाबदेही का डर नहीं। और जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, कोई भी ऑर्गन जब अनलिमिटेड पावर्स इस्तेमाल करेगा तो फिर ओबियसली इक्वलिटी और लिबर्टी खतरे में पड़ने लगती है। और इक्वलिटी और लिबर्टी दो ऐसे इंपॉर्टेंट आइडियल्स हैं, अगर ये खतरे में पड़ेंगे तो प्रॉब्लम्स नागरिकों के लिए बढ़ जाएगी। और संविधान का मकसद कभी भी ऐसा नहीं होता कि नागरिकों के जो अल्टीमेट उनके जो आइडियल्स हैं वो खतरे में पड़े। इसलिए थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर दो बातें मानती है कि जिसको जो काम दिया गया है वो बेहतर करेगा, लेकिन साथ साथ ऐसे प्रोविजंस भी रखती है ताकि एक दूसरे पे नज़र रख सकें। पार्लियामेंट गलत काम करेगी, गलत लॉ बनाएगी तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है और कानून को गलत ठहरा देगा। सुप्रीम कोर्ट के जज गलत करेंगे तो उनके खिलाफ महाअभियोग लग जाएगा। सरकार गलत रूल्स निकालेगी, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 निकाल दिए, सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज कर दिया। आप इस पर ध्यान दीजिए, आपने ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट पास किया है और हमने आपको बोला है कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट में ये नहीं हो सकता और आप फिर भी ऐसा कानून पास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल कराइए। इसका मतलब पार्लियामेंट मनमानी नहीं कर सकता। तो सिमिलरली द अल्टीमेट मकसद इज दिस, देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन द थ्री। So these are two other interpretations of separation of apart from functional distribution। ये माना जाता है कि आप अपना काम बेहतर करेंगे, लेकिन साथ साथ तीनों एक दूसरे पर नज़र भी रखेंगे ताकि कोई सुप्रीम ना हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों की लिबर्टी इक्वलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक ऑर्गन के पास पावर ज़्यादा आएगी तो हो सकता है, ऐसा हो ही जाएगा ये नहीं कह रहे, ऐसा हो सकता है कि लोगों की लिबर्टी इक्वलिटी खतरे में पड़ी। और अगर इक्वलिटी लिबर्टी वाले आइडियल्स खतरे में पड़ जाएंगे तो उस नागरिक होने में काफ़ी खतरा हो जाएगा, उसके सारे अधिकार खतरे में आ सकते हैं। ये इम्प्लाइड मीनिंग है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का। हैव यू अंडरस्टूड? दिस इज वन थिंग। सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशन। वी शुड हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों होना चाहिए संविधान? इसलिए होना चाहिए कि हम एक सिस्टम को रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चलाना चाहते हैं, हम नियम के हिसाब से चलाना चाहते हैं। जो अराजकता है, जो एनार्की है, जो डिसऑर्डर है, इसको एड्रेस करना चाहते हैं और नियमबद्ध तरीके से देश को, सिस्टम को चलाना चाहते हैं। देश के लेवल पे जब हम रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं तो उसे संविधान कह देते हैं। तो होता है एक संविधान। अब मोटे मोटे तौर पे संविधान तो स्टेट और सिटीजन्स के बीच में एक रिलेशनशिप दिखाता है। अब स्टेट क्या है ये हम डिस्कस करेंगे किसी और लेक्चर में। नागरिकों के और उनके गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच में क्या संबंध है वो दिखाता है और ये संबंध बैलेंस्ड रहे ताकि सिस्टम ठीक से चलता रहे। तो संविधान मोटे मोटे तौर पे तो 2 चीज़ें बताएगा। संविधान में कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं बहुत सारे ऑर्गन्स और इन ऑर्गन्स की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई जाती हैं, इनकी पावर्स बताई जाती हैं। आप ये करेंगे, आप ये करेंगे और आप यहाँ तक ये कर सकते हैं। तो इट डिफाइंस द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव ये कर सकता है, लेजिस्लेचर ये कर सकता है, जुडिशरी ये कर सकती है। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो डिफाइंस राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड ऑल्सो पुट्स सर्टेन ड्यूटीज़ ऑन देम। इसके साथ साथ ये नागरिकों के अधिकार भी बताता है, उनके ऊपर कुछ कर्तव्य ड्यूटीज़ भी रखता है। तो एक तरफ तो नागरिकों की ड्यूटीज़ वगैरह बता दी, मतलब द ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सिटीजन्स एंड द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर द राइट्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैन डू दिस बट गवर्नमेंट ऑल्सो हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोटे मोटे तौर पे समझे, माई राइट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। If I have right to freedom of speech, right to freedom of movement, right to earn my livelihood, then government should see to it that I am able to earn my livelihood in a dignified way. I should have freedom of speech which is not, you can say, unduly controlled by any particular organ. इसका मतलब मोटे मोटे तौर पे तो ये डिफाइन कर दिया। दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोजेज लिमिटेशंस ऑन बोथ ऑफ देम। ये दोनों पे लिमिटेशंस लगाता है, नागरिकों पे भी लगाता है कि आपको अपनी ड्यूटीज़ करनी है और आपके अधिकार इस तरीके से इस्तेमाल ना हो कि दूसरे के अधिकारों का हनन होने लगे। आप अपनी ड्यूटी करते हुए अपने अधिकारों का इस्तेमाल
करे। एट द सेम टाइम संविधान लिमिटेशन सरकारों के ऊपर भी लगाता है, एजेंसीज के ऊपर भी लगाता है। आप भी एक लिमिट के ऊपर गवर्नेंस की लिमिट को नहीं ले जा सकते ताकि आप टोटलिटेरियन या एनार्किकल गवर्नमेंट ना बनने लगे, एब्सोल्यूट गवर्नमेंट ना बनने लगे। इसलिए संविधान इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ लिमिटेशंस ऑन एवरीबडी, whether it is agencies which are doing the governance or whether it is citizens which are receiving the governance। जो citizens governance रिसीव कर रहे हैं उनके ऊपर भी सीमाएं हैं और सरकारों के ऊपर भी सीमाएं हुआ करती हैं। अल्टीमेट उद्देश्य ये है। साथ साथ संविधान निर्माताओं ने बनाया और बहुत सोच समझ के बनाया और ये कहा ये लंबे समय तक चलेगा। संविधान निर्माता बड़े विजनरी थे, दूर तक देख सकते थे और उन्होंने समझा कि आने वाले समय में ये समस्याएं हो सकती हैं जैसा हमारा समाज है। तो उन्होंने कोशिश की है कि हर समस्या का आंसर इस संविधान में दे दिया जाए जो आज है और फ्यूचर में भी आ सकती है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि सारी समस्याओं के सॉल्यूशन संविधान में दे देंगे। ऐसा होगा तो संविधान बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए संविधान एक बेसिक लॉ भी होता है। ये एक बेसिक लॉ है, ये हमारी बेसिक पॉलिसी है। जैसे जैसे जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनके लिए आप लॉ बनाते जाइए। लॉ विल बी सप्लीमेंट्रीज टू द बेसिक लॉ दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज ऑल द लॉज एवरीथिंग कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बन जाते हैं बहुत सारे कानून। तो जब हम कहते हैं कि हमको कानून बनाना है, तब फिर इसका मतलब ये होता है कि कानून शुड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम वेयर, कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी पार्लियामेंट, मतलब जिनका काम लेजिस्लेचर का काम लॉ बनाना है, जब भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगा तो वो किस रेफरेंस में लॉ बनाएगा? ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन। तो अनदर फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इफ लॉज आर फ्रेम्ड दे आर ऑलवेज फ्रेम्ड विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता जो संविधान की परिभाषा से, संविधान के स्पिरिट से, संविधान के उद्देश्य से अलग चला जाए। ऐसा लॉ बनेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड कर देगा। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट की मैंने आपसे बात की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप जो करने जा रहे हैं वो इंडिपेंडेंस और जुडिशियल सिस्टम की तरफ नहीं ले जाता है, इसलिए इसको आप दुरुस्त करिए, ठीक करिए। इसका मतलब जितने लॉ हैं वो संविधान की सोल से मैच करने ज़रूरी हैं। तो संविधान का एक फंक्शन ये हो गया कि ये लॉ बनाने के लिए रेफरेंस पॉइंट भी होता है। चलिए, लॉ बनाने वाले पार्लियामेंटेरियंस हैं, लेजिस्लेचर है, और उन्होंने लॉ बना दिया और सोचा कि हम बिल्कुल सही लॉ बना रहे हैं और लॉ बिल्कुल सही बना है। हम सब ने अपना बेस्ट विजडम इस्तेमाल किया है, बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया है, बड़ा बेहतर कानून बनाया है। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कानून गलत है तो वो कानून कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। अब चैलेंज हो जाएगा तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून की वैलिडिटी चेक करेगा कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इट इज अनदर फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज दिस, द वैलिडिटी ऑफ लॉज इज ऑल्सो चेक्ड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। वो जो लॉ बनाया है पार्लियामेंट ने, लॉ बनाना पार्लियामेंट का एक इंडिपेंडेंट अधिकार है, वो तो सही है, लेकिन आपने जो लॉ बनाया है वो संविधान से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, ये देखना काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। इसलिए लॉ की वैलिडिटी चेक करने का जो रेफरेंस पॉइंट है वो भी होता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। एक फंक्शन इसका ये हो जाता है, लॉ इसके हिसाब से बनाया जाएगा और इसके हिसाब से बनाया गया है ऐसा कहना है पार्लियामेंट का, ऑब्वियसली चेक कर सकते हैं कि क्या ऐसा है, तो इसलिए भी काम आता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैंने आपको बता दिया कि संविधान में ऑर्गन्स जितने हैं उनकी ड्यूटीज़ क्या है, नागरिकों की ड्यूटी क्या है, उनके ऊपर लिमिटेशंस बनाता है, कानून बनाने का सोर्स होता है। लेकिन संविधान अपना मीनिंग और कंटेंट तब ठीक से दे पाएगा, अपनी ट्रू बेनिफिट तब दे पाएगा, संविधान अपना ट्रू बेनिफिट नागरिकों को दे दे। ये दो चीज़ों पर निर्भर करता है। संविधान होना भर सफिशिएंट नहीं, संविधान होने के बाद दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है। यदि वो होंगी तो ही संविधान का जो रियल आउटकम है वो आप तक पहुंचेगा। पहला तो ये कि ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसे इस्तेमाल करने वाले से कैसे इस्तेमाल करते हैं। लिखने वालों ने तो बड़ा अच्छा संविधान लिखा और खूब विजडम से लिखा और लंबे समय तक बहस करके अच्छे अच्छे प्रोविजंस दिए, लेकिन जो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंटल ऑर्गन्स हों या हम नागरिक हों, अगर हम इसको फॉलो करने में ठीक से फॉलो नहीं करते हैं, सरकारें इसको ठीक से फॉलो नहीं करती हैं या नागरिक इसका
उल्लंघन करते हैं, इसको ठीक से फॉलो नहीं करते हैं, इसका मतलब संविधान का ट्रू कॉम्प्लेक्शन, संविधान का ट्रू बेनिफिट नागरिकों तक पहुंच नहीं रहा है। हम संविधान की जो इंटेंशन है उसको समझ कर फॉलो नहीं समझ पा रहे हैं, या समझ पा रहे हैं तो ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब संविधान ठीक से काम नहीं करेगा अगर उसे इस्तेमाल करने वाले ठीक नहीं हैं। इसीलिए कहा जाता है ए गुड कॉन्स्टिट्यूशन विल बिकम ए बैड कॉन्स्टिट्यूशन इफ इट इज़ गिवन इन द हैंड्स ऑफ बैड पीपुल। अगर अच्छे से अच्छा संविधान बना दीजिए लेकिन उसे इस्तेमाल करने वाले अगर ख़राब लोग हैं तो संविधान खराब ही दिखेगा। एंड ए बैड पीपुल एंड ए गुड पीपुल कैन मेक गुड ए बैड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर अच्छे लोगों के हाथ में संविधान है तो वो खराब संविधान को भी अच्छा बना ही देंगे। इसलिए संविधान अपना ट्रू बेनिफिट तब दिखा पाएगा जब जिनके हाथ में ये है वो सही लोग हों और उनका इंटेंशन ये हो कि हाँ हमको संविधान के अनुसार चलना है, उनके अंदर ये भावना हो कि हम संविधान को फॉलो करेंगे। एक तो ये इस पर डिपेंड करेगा। दूसरा, उस देश के कोर्ट्स इसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं। मैंने आपको बताया पार्लियामेंट का काम संविधान लॉ बनाना है, संविधान को अमेंड करना है, ठीक है, लेकिन संविधान को समझने का काम सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। संविधान के किस प्रोविज़न का क्या मतलब है, किस आर्टिकल का क्या मतलब है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास फाइनल इंटरप्रिटेशन की पावर है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस संविधान को इंटरप्रेट करते हुए अब इंडिपेंडेंट नहीं है अपनी सोच में, वाइज नहीं है अपनी सोच में, इनकेपेबल हैं, तो भी संविधान अपनी ट्रू वैल्यू नहीं दिखा पाएगा, अपना ट्रू बेनिफिट नहीं दिखा पाएगा, अपना ट्रू आउटकम नहीं दिखा पाएगा। तो दूसरा फीचर जो संविधान की रियल वैल्यू हम तक पहुंचाएगा वो है कि वहाँ के कोर्ट कितने इंडिपेंडेंट हैं, कितने ऑटोनोमस हैं, कितने वाइज लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, कितने क्लीन माइंड के लोग वहाँ पहुँचे हैं। जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक ये दोनों बातें नहीं होंगी, तब तक संविधान अपना सही आउटकम आप तक पहुंचाने में मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए संविधान अच्छा होना पर सफिशिएंट नहीं है, वहाँ के कोर्ट कितने इंडिपेंडेंट हैं और वहाँ के इस्तेमाल करने वाले कितने वाइज हैं। इस्तेमाल करने वाले दोनों, जो गवर्न कर रहे हैं वो और जो गवर्नड हो रहे हैं वो, दोनों कितने वाइज हैं, इन पर डिपेंड करता है। सिर्फ गवर्नमेंट पे नहीं, नागरिकों पे भी डिपेंड करता है। और संविधान का अल्टीमेट मकसद तो लोगों का वेलफेयर करना होता ही है, दैट इज़ रूल ऑफ लॉ। अल्टीमेट एम टू एस्टेब्लिश रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, ये मैं आपको, रूल ऑफ लॉ एक बहुत सिंपल सा फ्रेज़ नहीं है, बहुत वाइडर फ्रेज़ है, इसे हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये होता है मोटे मोटे तौर पे संविधान। हम बना लेते हैं एक संविधान। अब संविधान दो प्रकार के होते हैं। वैसे संविधान की क्लासिफिकेशन बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो ज़्यादा हम लोग पढ़ते रहते हैं वो दो प्रकार के हैं, रिटन एंड अनरिटन। बाय वन क्लासिफिकेशन देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं तो हम सिंपली ये ना समझ लें कि ये ब्लैक एंड वाइट में सेंटेंसेस लिखे हैं और एक किताब में कोडिफाइड है, ये तो इसका बहुत सिंपलिस्टिक मीनिंग हो गया। जब हम कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसके कुछ इम्प्लाइड मीनिंग हैं। पहला इम्प्लाइड मीनिंग ये है, जैसे मैंने कि आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, इट इज़ द फॉर्मल सोर्स ऑफ अदर लॉज। जो और कानून बनने हैं, जब भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द फीचर्स ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक और ऑप्शन ये भी हो सकता है, इट इज़ द फॉर्मल सोर्स ऑफ अदर लॉज। बिल्कुल सही है, उस देश में जितने कानून बनेंगे वो उस संविधान के अनुसार ही बनेंगे, उस संविधान के बाहर नहीं जा सकते। तो वन मीनिंग ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज दिस, दैट ऑल द लॉज सो फ्रेम्ड फर्दर हैज़ टू मैच द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक मीनिंग ये हो गया। दूसरा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा रिजिड होगा। अब रिजिड का मतलब ये नहीं है कि ये एक बार बन गया तो हमेशा ऐसा ही रहेगा। रिजिड का मतलब इस संदर्भ में ये है कि इसको चेंज करना आसान नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा ये संविधान आज लागू होगा, कल लागू होगा, कई वर्षों तक लागू होगा, लेकिन एक समय ऐसा आ सकता है जब ये सारे प्रोविजंस शायद इनमें से कुछ ऑब्सोलीट हो जाएं, काम ना आए। इसलिए संविधान समस्याओं का एक सॉल्यूशन है, रेडीमेड सॉल्यूशन है ना, पॉलिटिकल स्तर पर या लीगल स्तर पर। और समस्याओं का कैरेक्टर चेंज होता रहता है। आज वो समस्याएं हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी। साइबर क्राइम्स बहुत बड़ी समस्या आ गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नई एक चीज़ आ गई है ना। सोसाइटी में नए नए फोर्सेस डेवलप होते जा रहे हैं, तो उन सबको एड्रेस करने के लिए संविधान में जगह होनी चाहिए। इसलिए संविधान निर्माताओं ने एक आर्टिकल 368 दिया है कि आप पार्लियामेंट संविधान को अमेंड कर सकता है।
तो इसका रिजिड का मतलब ये नहीं है कि संविधान अमेंड नहीं होगा, लेकिन अमेंड करना आसान नहीं होगा। मतलब अगर संविधान को अमेंड करना है तो लोकसभा और राज्यसभा स्पेशल मेजॉरिटी से अगर बिल पास कर देंगे तो संविधान अमेंड हो जाएगा। तो व्हेन वी से ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन्स इट इज अमेंडेबल, यट अमेंडिंग इट इज नॉट एन ईजी टास्क। इसको सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड नहीं कर सकते। जब तक 2/3 राज्यसभा के मेंबर्स, 2/3 लोकसभा के मेंबर्स जब तक खुद तय नहीं करेंगे कि हाँ अमेंडमेंट बनता है, तब तक संविधान अमेंड नहीं होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि अमेंड नहीं होगा, अमेंड हो सकता है, लेकिन करना आसान नहीं है। दूसरी बात, जब भी अमेंड होगा तो अपनी लिमिट्स में अमेंड होगा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एक मतलब ये भी होता है कि इसको अमेंड करना इसकी लिमिट्स में ही होगा। जो इसके कोऑर्डिनेट्स तय हो चुके हैं, आप उसके बाहर जाके इसे चेंज नहीं कर सकते। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बताया इन द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। संविधान का एक मूलभूत ढांचा है जो संविधान सभा ने डिबेट डिस्कशंस किए थे, उससे समझा है सुप्रीम कोर्ट ने क्या होता है मूलभूत ढांचा। तो संविधान ये इंटेंशन रखता है, ये आइडिया देता है कि मुझको चेंज तो करो, बट यू कैन नॉट क्रॉस लिमिट्स इन चेंजिंग मी। इसलिए जब भी संविधान में चेंज होगा वो संविधान की अंडरस्टूड लिमिट्स के तहत ही होगा। लिमिट्स साफ साफ लिखी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये वो मूलभूत ढांचा है जिसके बियॉन्ड आप संविधान को चेंज नहीं कर सकते। ये मतलब होता है जब हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है। तीसरा मीनिंग मैंने आपको बताया, संविधान डायनेमिक होना चाहिए। संविधान फर्टाइल ग्राउंड पे लिखा हुआ होता है, मतलब इस पे नई नई चीज़ें भी उपज सकती हैं। अगर नया थॉट आता है, नई बात आती है, वो भी लिखी जा सकती है। एक डायनेमिक सोसाइटी, इवॉल्विंग सोसाइटी को एड्रेस करने की पूरी ताकत रखता है। ये है तो पुराना, लेकिन इसमें इतना दम है कि ये नई चीज़ों को जज्ब करने की ताकत रखता है। इसलिए ये ऑर्गेनिक होता है, डायनेमिक होता है, फर्टाइल होता है। आप नई नई चीज़ें इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेकिन जितनी नई चीज़ें लाएंगे वो संविधान की लिमिट्स के तहत ही होनी चाहिए। ये तो इसके कुछ इम्प्लाइड मीनिंग्स हो गए। दूसरा मीनिंग ये होता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा एक बॉडी बैठ के बनाती है डिबेट डिस्कशन के बाद, फिर फाइनली उसे एक पर्टिकुलर तारीख से लागू कर देती है। A written constitution is always framed by a particular body which was appointed for that particular purpose and it comes into force from a particular date. हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 से कमेंस हो गया और संविधान सभा ने इसे कई वर्षों के डिस्कशन करके बनाया था। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा एक तारीख से लागू होगा और इसे स्पेशली बैठ के लोगों ने बनाया है। जब भी होगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ संविधान सुप्रीम होगा, वही सर्वोपरि होगा। ना एग्जीक्यूटिव सर्वोपरि होगा, ना पार्लियामेंट, ना जुडिशरी। कौन सर्वोपरि है? तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का अल्टीमेट मकसद है, इन दैट कंट्री देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। संविधान सर्वोपरि है। नोबडी इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल पीपल, ऑल ऑर्गन्स, दे ड्रॉ पावर एंड यू कैन से लेजिटिमेसी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट मतलब है कि उस देश में संविधान सर्वोपरि होता है, सबसे ऊपर होता है। ऐसे ही होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ज़्यादातर देशों का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन यूके, न्यूजीलैंड और इजराइल के पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन का मतलब ये नहीं है कि वर्बल है, एब्स्ट्रैक्ट नोशंस फ्लो कर रहे हैं, नो, ये भी लिखित होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक सभा ने बैठ के इसे बनाया है और एक तारीख से लागू किया है। इट डज नॉट शो एनी काइंड ऑफ बिगिनिंग और इट इज एन इवॉल्व वन। इवॉल्व तो वो भी होता रहता है, लेकिन वो इवोल्यूशन उसका अपनी लिमिट्स में होता है। यहाँ पर इट इज़ अ सेट ऑफ लॉज, कन्वेंशन एंड कस्टम्स। इंग्लैंड में, यूके में जो वहाँ के लॉज हैं, जो पार्लियामेंट लॉ फ्रेम कर देती है, वही बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। जो वहाँ के कन्वेंशंस वगैरह हैं, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं, अंडरस्टूड टू बी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कन्वेंशंस वो फॉलोइंग एक्शंस होते हैं जो कानून की तरह लिखे हुए तो नहीं होते, लेकिन फॉलो ऐसे होते हैं जैसे कि कानून हो, कन्वेंशंस हैं। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली इज व्हाट? इट इज अ सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉज, कन्वेंशन एंड कस्टम्स, उसका सेट होता है। एंड ऑब्वियसली जो पार्लियामेंट एक्ट बना देगी वही बन जाता है संविधान। इसका मतलब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में वॉट एवर इज डिफाइंड बाय द पार्लियामेंट बिकम्स द कॉन्स्टिट्यूशन। In the written constitution, whatever parliament can redefine the constitution, but parliament can redefine within the limits of the constitution. मतलब इस सिस्टम में पार्लियामेंट जो कह देगा वही संविधान बन जाएगा।
रिटन सिस्टम में पार्लियामेंट वही कह सकता है जो पहले संविधान में कहा जा चुका है, वो होता है रिटन सिस्टम। तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी होती है, यहाँ पर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी होती है। इंग्लैंड के लोग एब्सोल्यूट मोनार्की में बड़े परेशान थे। 1688 में चेंज ओवर हुआ, वो राजा से सारी सत्ता लेकर पार्लियामेंट को दे देते हैं। तो वहाँ के ट्रेडिशन में ऐसा है कि उनको पार्लियामेंट की एबिलिटी में बहुत विश्वास हुआ करता है, इसलिए उन्होंने पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को ही माना है। वो मानते हैं कि पार्लियामेंट जो करेगा सही है, इसलिए पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी होती है यहाँ पर। वॉट एवर पार्लियामेंट डिफाइंस गेट्स डिफाइंड एज द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ पार्लियामेंट वही डिफाइन कर सकता है जो ऑलरेडी डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी होती है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी होती है। यूके है, न्यूजीलैंड है, इजराइल है, इनके पास होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दीज आर टू कंसेप्ट्स ऑफ इंडियन पॉलिटी। होप आपकी समझ में आए होंगे, ये सारे मीनिंग आपकी समझ में आए होंगे। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।